तो वकील एंगेज कर लेते हैं, अपने तौर पे कोशिश कर लेते हैं। जो गरीब लावारिस होते हैं उनकी वही वो, लेकिन वो तो बीच कोर्ट में सड़क के ऊपर पड़े, बस वही हाल होता है। इसी वजह से हमने पिछले महीने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन फैक्स भेजा था। दावत देकर बुलाना चाहिए। हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि हमें पाकिस्तान की तमाम जेलों तक रिसाई दिला दें। हम ऐसे बहुत सारे केसेस निकालेंगे, जैसे आपने जिक्र किया, तो न जाने और कितने केसेस होंगे। चले, मैं नुसरत साहब, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट कराची सेंट्रल जेल हमारे साथ तशरीफ फरमा है, बात यहाँ पर हो रही है कि जो कैदी हैं उनके किस हद तक रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, और फिर जब कोर्ट्स में इनको प्रोड्यूस किया जाता है, वो एक मरहला ऐसा है जिसपे कई सवाल उठाए जाते हैं। खास करके जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन्होंने बहुत कुछ इस पे कहा है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद सवाल पूछेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं 2270-861 पर, और यू कैन ईमेल अस ऑन aka@cnbcpakistan.com। SMS आज बाय टाइपिंग AKA स्पेस लेकर मैसेज लिखकर नाम लिखकर भेजिए 277 पर। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, और इसी हवाले से नुसरत हुसैन मंगन साहब जो कि जेल सुपरिटेंडेंट है सेंट्रल प्रिजन कराची के, हमारे साथ तशरीफ फरमा है। उनके साथ हैं एडवोकेट कादिर खान मंदोखेल, जिन्होंने उस शख्स को रिहाई दिलाई जिसका केस 38 साल से कोर्ट में ही नहीं आया था। पहले मैं कॉल्स ले लूँ और फिर उसके बाद रिकॉर्ड के हवाले से हम आते हैं आपकी तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद अली लाहौर से बोल रहा हूँ। कहिए। बात ये जी कि ये जो प्रिजनर्स तो एक इशू है, लेकिन इसके पीछे जो मुहारकात हैं, जो जो लोग प्रिजनर बनते हैं या जो लॉ ब्रेक करते हैं या जो भी मामला है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा वो। और उसमें ये है कि जो आपके मुजरिम हैं उनको जो मुहरकात जो है जुर्म मर्तकब करने के, उनको जो हैंडल करना या टैकल करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि हमारे मुल्क में ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनके पीछे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो बहुत ज्यादा क्राइम्स कराने के लिए उसके जो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फिर वही मसला आ जाता है कि जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो रिच हैं, जो पावरफुल हैं, वो जो है वो उनका तो नाम भी नहीं आता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, आज आप सही कह रहे हैं कि मुहर्रिकात और ये क्यों कैदी क्रिमिनल्स क्यों बने, ये एक अलग पूरी डिबेट हो जाएगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो लोग जेलों में मौजूद हैं, ख्वाह वो क्रिमिनल्स हैं, कॉन्विक्ट्स हैं, या फिर अभी उनका अंडर ट्रायल है, दोनों केसेस में वो इंसान है और इंसानों के साथ इंसानों जैसा ही सुलूक होना चाहिए। कैपेसिटी आपने सुनी ली कि कराची सेंट्रल जेल की कैपेसिटी 1800 है, 750 इसके अंदर वो हैं जो कॉन्विक्ट्स हैं, और बकिया जितने लोग हैं वो हैं जिनके अभी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। यानी टोटल पॉपुलेशन इस कराची सेंट्रल जेल की 4500 के करीब है। तो इसी हवाले से हम जान रहे हैं किस तरह मुलाकात का सिलसिला होता है, और जो हर थोड़े दिन के बाद हम खबरें देखते हैं, और आप ये हमारी फुटेज भी देख रहे होंगे कि कहीं कभी किसी जेल की छत के ऊपर कोई खड़ा हो जाता है, कैदी एहतजाज करने लगते हैं, कहीं खाने के अंदर पता चलता है कि वो जहरीला खाना था और तबीयतें खराब हो गई, कहीं जैसे इस वक्त एडवोकेट साहब बता रहे हैं कि कभी किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि कौन सा कैदी आज तक जो है वो कॉन्विक्ट नहीं है और अभी तक कोर्ट में नहीं गया है। इन्हीं सब पर हम बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रफीक जकरिया बात कर रहा हूँ गार्डन वेस्ट कराची से। जी कहिए। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था। ये जो 38 इयर्स के बाद जिन साहब को रिहाई मिली है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जब पकड़ करके बंद कर दिया जाता है, तो जिन लोगों ने उनको अरेस्ट किया उसके बाद से लेके अब तक जो लोग इस बात के जिम्मेदार थे कि वो अंदर थे,
तो उनके खिलाफ क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी? आजकल हमारे टॉक शोज में ये सियासतदान बड़े ऐसे क्रोमवेल की बात करते हैं कि क्रोमवेल को कब्र से निकाल के उसके स्केलेटन को लटका दिया गया था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी अगर किया जाए तो ये पुलिस भी तरह हमारी ठीक हो जाएगी और केसेस को जल्दी निपटाया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। उनके अच्छा चले, पहले मैं ऐसा करती हूँ सारी कॉल्स ले लेती हूँ और उसके बाद फिर आपकी तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मयूब बोल रहा हूँ कराची से। जी, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आप कहती है ना कि प्रिजनर्स की इतने लंबी सजाएं काटते हैं, उसकी वजह ये है कि जितनी बार भी इनकी पेशी होती है ये इनको बता देते हैं पुलिस वालों को, तो ये रजिस्ट्रार और मजिस्ट्रेट ये पूरा ट्राइका होता है जो मिला होता है, और इनको बेचारों को इतना ये तंग करते हैं, इनको पेश भी नहीं करते हैं, ये खुद ही जाकर उससे इसका अगली तारीखें ले आते हैं। ये इतने बदजुल्मान लोग हैं ये। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अयूब साहब, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अनदर कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल्स इस वक्त ड्रॉप हो रही हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आप सबको शामिल करूंगी। 22708661 पे आप कॉल कर सकते हैं, ak@cnbcpakistan.com पर आप ईमेल कर सकते हैं और SMS करने के लिए AKA टाइप करके स्पेस देकर और अपना मैसेज लेकर भेजिए 277 पर। पहले साहब आप बताइएगा, जो रिकॉर्ड के हवाले से बात हो रही है कि कभी कोर्ट्स में मेंटेन नहीं होते और जेल्स में तो जो है वो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया जाता कि रिकॉर्ड्स हैं भी या नहीं। मैं मंदुख खैल साहब की बात से पार्टली इत्तेफाक करता हूँ। माजी में ऐसा होता रहा है क्योंकि हमारा जितना भी जेलों का या अदालतों का जो भी रिकॉर्ड था वो मैन्युअली मेंटेन होता था, लेकिन अब क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है और सेंट्रल जेल कराची का भी 90% जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। और अब तो पहले ये होता था कि सिलेक्टिव होता था अदालतों में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, फर्ज करें कि आज अदालत में 500 कैदी जाने हैं तो गाड़ियां या जो पुलिस नफरी होती थी वो 300 कैदियों के लिए होती थी, तो 300 जाते थे, 200 रह जाते थे। उसमें जेल के एंड पे भी और बाहर भी पुलिस के एंड पे भी सिलेक्टिविज्म होता था कि कौन जाए, किसको भेजा जाए, क्योंकि गाड़ियां तो 300 के लिए हैं। अभी कितनी गाड़ियां? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने दौरा किया और उन्होंने उसके इन चीज़ों का बहुत सख्ती से नोटिस लिया। अब हमारे यहाँ से कराची में 100% प्रोडक्शन है, कोई भी ऐसा कैदी नहीं है जो अदालत में जाना हो और न जा सके, सिवाय इसके कि वो मेडिकली कभी कोई बीमार हो जाए या कोई इस तरह का प्रॉब्लम, अदरवाइज 100% है। तो वो जो डेट गुम होने का और मिस होने का वो जो पहले एक सिलसिला था वो रिपीट होता था, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। तो ये चीज़ें थी माजी में, लेकिन अब जहाँ तक ये जो सईदुल हक का केस है, अब 1971 में FIR हुई, बंदा जेल में आ गया और जेल में आने के बाद क्योंकि ही वॉज मेंटल पेशेंट, ये मैं आपको बता दूं कि ये नहीं कि जेल में आके मेंटल हुआ था, ये मेंटल पेशेंट था। और 1973 में अदालत ने इसकी प्रोसीडिंग इस बेस पे स्टॉप कर दी थी कि ही इज मेंटली अनसाउंड, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया था कि इसका पहले इलाज कराएं, जब तक ये मेंटली साउंड नहीं हो जाता, ये अपनी प्रोसीडिंग को कैरी करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक इसको मेंटल हॉस्पिटल में रखें। तो उसी अदालत के हुक्म के बदौलत वो जेल की मेंटल वार्ड में भी रहा, फिर सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो हैदराबाद में है वहाँ पे ये भेजा गया, हैदराबाद सेंट्रल जेल में भी रहा और उस इंस्टीट्यूट में भी ज़ेर इलाज रहा। तो ये मुख्तलिफ औकात में एक बंदा जो मेंटली रिटार्डेड है वो अपनी प्रोसीडिंग चला नहीं सकता और वो किसी क्रिमिनल केस में है, उसको आप किस तरह से डील करेंगे? उसका यही होगा कि पहले उसको इस लायक बनाया जाए। के बाद आपको पता चला कि वो 38 साल से है? नहीं, मैं उस पर मैं आपको पूरी वो उसकी कहानी बताता हूँ। तो वो उसका मुख्तलिफ अदवार में इलाज चलता रहा क्योंकि ये मेंटली साउंड नहीं रहा। फिर 99 में मंदुख खैल साहब ने ही एक इनिशिएटिव लिया, 99 में उसको बेल ग्रांट करवा के उसको आज़ाद करवाया। तो ये जेल से 99 में रहा हुआ है, तकरीबन 24-25 साल वो रहा जेल में। और मैं आपको बताऊँ 99 से लेकर अब 2009 ये फिर 10 साल एक और आ जाते हैं उसके रिहा होने के से उसके फैसले तक। उसमें भी ज़ाहिर 99 मंदुख खैल साहब उसको यहाँ से तो ले गए, लेकिन जाहिर है वो जब तक उस रिहैब में रहा ना, रिहैब में रहा, वो इस लायक ही नहीं था कि वो अपनी प्रोसीडिंग चलवा सकता। तो अब जाके उन्होंने अपने केस का डिसीजन लिया है आफ्टर 10 years आफ्टर हिज रिलीज। तो इसमें देखे ना 28 साल वो पहले इस तरह बंद रहा, 25 साल फिर 10 साल जो है वो रिहैब। वो 25 साल भी वो रिहैब में ही रहा है। वो उसमें अगर उसका पीरियड निकालेंगे जेल के अंदर और साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, तो वो थ्रू आउट दैट पीरियड ही वाज अंडर ट्रीटमेंट।
मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अच्छा, आपको एम था कि ये अब तक कोर्ट नहीं जा सका?